गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो है एक्सपेंशन पाथ पे, मतलब विस्तार पथ क्या होता है, पैमाना रेखा क्या होती है, कि कोई उत्पादक किस प्रकार अपना उत्पादक करता है, किस पथ पे अपना उत्पादन करता है। ठीक है, तो इसका नाम है विस्तार पथ। तो विस्तार पथ जो होता है वो क्या दर्शाता है? विस्तार पथ उत्पादक के विभिन्न उत्पादन स्तरों को उत्पादित करने वाले न्यूनतम लागत संयोग बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। ठीक है, तो जब मैंने न्यूनतम लागत संयोग में अपन ने पढ़ा था, यहाँ उत्पत्ति के दो साधनों को लिया, यहाँ श्रम को दर्शाया था, यहाँ पूंजी को दर्शाया था। और सबसे पहले मैंने बताया था समुत्पत्ति वक्र। समुत्पत्ति वक्र क्या होता है? दो साधनों के ऐसे संयोग को दर्शाता है जहाँ समान उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद बताया था समलागत रेखा। और जब समलागत रेखा और समुत्पत्ति वक्र, समलागत रेखा ऐसी बनी थी जहाँ दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, वहाँ उत्पादक क्या होता है? संतुलन में होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो विस्तार पथ उत्पादक की विभिन्न उत्पादन स्तरों को उत्पादित करने वाले न्यूनतम लागत संयोग बिंदुओं का बिंदु पथ होता है, जबकि साधनों की कीमतें क्या रहें? स्थिर रहे। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं उत्पादक साधनों की स्थिर कीमतों की दशा में, कि जो भी उत्पादन के साधन है, चाहे श्रम, चाहे भूमि या पूंजी, उन सब की कीमतें क्या है? स्थिर मान ली गई है। उस दिशा में उत्पादन स्तर में वृद्धि करने पर साधन संयोग किस प्रकार समायोजित करता है, इसका अध्ययन विस्तार पथ की सहायता से किया जाता है। कहने का मतलब, साधनों की कीमतें स्थिर रहने पर विस्तार पथ से हमें यह पता चलता है कि उत्पादन बढ़ने पर साधनों का संयोग बदल जाएगा। कहने का मतलब, विस्तार पथ के किसी संयोग से उत्पादन करने का अर्थ है कि वस्तु की दी हुई मात्रा को न्यूनतम लागत पर उत्पादित करना। ठीक है, कहने का मतलब कोई उत्पादक है, वो उत्पादन का विस्तार जो है वो उस विस्तार पथ के अनुसार करेगा। क्लियर? यहाँ एक डायग्राम बनाया गया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें दो साधन लिए हैं, अक्ष साधन और वाई साधन। ठीक है, अक्ष को मैं श्रम भी मान सकता हूँ, वाई को पूंजी मान सकते हैं एक बार के लिए। ठीक है, इस डायग्राम में चार IP1, IP2, IP3 और IP4, चार, ये देखना, IP1, IP2, IP3 और IP4, ये चार क्या बने हुए हैं? समुत्पत्ति वक्र बने हुए हैं। ठीक है, और सम लागत रेखाएं, पहली सम लागत रेखा ये वाली है R1S1, दूसरी R2S2, तीसरी R3S3 और चौथी है वो R4S4 है। क्लियर? ये क्या है? साधन कीमत रेखाएं या सम लागत रेखाएं हैं। ठीक है, यह दो साधन, साधन एक्स और साधन वाई, जिनकी कीमतें दी हुई है, अपने को कीमतें क्या हुई है? दी हुई है। ठीक है, अब पहले बिंदु F1 पे यहाँ टच कर रही है, दूसरी F2 पे यहाँ टच कर रही है, तीसरी F3 पे और चौथी F4 पे टच कर रही है। क्लियर है? तो यहाँ अपने अपने उत्पादन के पैमाने को वो दर्शा रही है। तो न्यूनतम लागत संयोग कौन कौन से हुए? F1, F2, F3 और F4। यहाँ मैंने E1 लिखा है, गलती से लिखा गया, यहाँ F1 समझ लेना। तो यहाँ पे F1 पे कितना? 100, फिर 200, फिर 300 और फिर 400 इकाइयाँ कौन सी लागत पे? न्यूनतम लागत पर उत्पादित कर रहे हैं। यदि विभिन्न उत्पादन स्तरों के उत्पादन की न्यूनतम लागत को बताने वाले संयोग बिंदु F1, F2, F3, F4 को मिलाने वाली एक सीधी रेखा खींची जाए, अगर ऐसी रेखा खींची जाए तो वो किसको बताती है? विस्तार पथ को दर्शाती है। क्लियर है? एक्सपेंशन पाथ कहा जाता है। इस विस्तार पथ को पैमाना रेखा भी कहते हैं, क्योंकि उत्पादक जो है वह इसी रेखा के अनुसार अपने उत्पादन का पैमाने को बढ़ाता है। क्योंकि उत्पादक इसी के अनुसार अपने पैमाने का विस्तार करता है। E1 से E2, E2 से E3, E3 से E4 तक जो आउटपुट इफेक्ट है, गमन उत्पादन प्रभाव कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? उत्पादन फलन व साधन कीमतें दी हुई होने पर विस्तार पथ जो है वो साधनों के उन संयोगों को दर्शाता है जिसमें कोई भी उत्पादक उत्पादन की विभिन्न मात्राओं को न्यूनतम संभव लागत पर उत्पादित कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जब अपन ने वहाँ पढ़ा था
उत्पादन को तो अधिकतम किया था, उत्पादन अपने को दिया हुआ होता है और लागत को मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। तब अपन ने बनाए थे उत्पादन दिया हुआ है, इसका मतलब समुत्पत्ति वक्र दिया हुआ है और लागत को अपन को मिनिमाइज करना था। और एक अपना जो अनुकूलतम संयोग था वो क्या था, लागत दी हुई है और उत्पादन को मैक्सिमाइज करना है। तो अपन ने क्या किया था, एक लागत रेखा सम लागत रेखा बनाई थी और फिर उत्पादक को मैक्सिमाइज किया था। लेकिन यहाँ जो कंडीशन है उसमें क्या दिया हुआ है, उत्पादन के जो साधन है उनकी कीमतें दी हुई है, ठीक है। और पहला मान लो न्यूनतम लागत संयोग जब वो 100 का उत्पादन कर रहा था तो ये ई बिंदु पे वो E1 प्रथम बिंदु पे उसको दोनों आपस में टच कर रहे थे, जहाँ समुत्पत्ति वक्र और सम लागत रेखा। समुत्पत्ति वक्र का ढाल क्या होता है, MRTSL की, ठीक है, जिसको अपन डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल भी बोलते हैं या MPL/MP के भी बोलते हैं। दोनों साधनों से प्राप्त सीमांत उत्पादनों का अनुपात भी कहते हैं, ठीक है। और सम लागत रेखा का ढाल क्या होता है, PL/PK, और PL श्रम की कीमत जिसको मैंने मजदूरी W से दर्शाया था, PK मतलब पूंजी की कीमत जिसे अपने को ब्याज दर R से दर्शाया गया है, ठीक है। ये दोनों क्या रहेंगे, यहाँ समान रहेंगे। तो अपना ये पहला संतुलन बिंदु E1 यहाँ प्राप्त हो गया है, ठीक है, ये E1 है। उसके बाद हम विस्तार पथ की चर्चा करेंगे तो हम कहेंगे कि मान लो उसका दूसरा जो अपना विस्तार वो किस प्रकार अपने उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाएगा, वो अपने साधन, यहाँ देखो x का इतना साधन और y का इतना यूज कर रहा था। अब साधनों की कीमतें तो अपने को दी हुई है, तो विस्तार पथ के अनुसार अपन क्या पता लग सकते हैं कि जब वो 100 से 200 करेगा उत्पादन तो साधनों की इतनी इतनी मात्रा को वो क्या करेगा, वृद्धि करेगा। क्यों, क्योंकि वह इस विस्तार पथ के अनुसार अपना उत्पादन बढ़ाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे लागत क्या होती है, कितने प्रकार की लागतें होती है, जिसमें अपन अवसर लागत, सुव्यक्त लागत, अव्यक्त लागत, लागत पड़ने के बाद अपन उनको अल्पकाल और दीर्घकालीन लागतों में विभाजित करेंगे। और अल्पकालीन लागतें क्या होती हैं, दीर्घकालीन लागतें क्या होती हैं, इन लागतों में कौन कौन से वक्रों का प्रयोग होता है, इन सब लागतों को पढ़ने के बाद अपन मार्केट के बारे में, बाज़ार क्या होता है, जहां आपकी दूसरी यूनिट प्रारंभ हो जाएगी और जो प्रथम यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगी। प्रथम यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो आपके कौन सा है, यही जो अभी पढ़ा रहा था, विस्तार पथ। क्योंकि जब अपन लागत की बात करेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे तो वहाँ आपकी द्वितीय यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। और द्वितीय यूनिट में कॉस्ट के बाद, लागत के बाद हम कुल आय, कुल आगम के बारे में, जैसे टोटल रेवेन्यू, औसत आय, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय कहा जाता है, ठीक है। पहले तो कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लागत की टोटल कॉस्ट क्या होती है, अल्पकालीन दीर्घकालीन में कैसे इसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, फिर कुल TR MR AR क्या होती है। उसके बाद हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे कि बाज़ार कहते किसे हैं, भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने बाज़ार की भिन्न भिन्न परिभाषाएँ दी हैं, इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। बाज़ार कितने प्रकार का होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार किसे कहते हैं, एकाधिकार बाज़ार क्या होता है, अल्पाधिकार क्या होता है, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। बी यूनिट में अपन जब मार्केट की पूरी स्टडी कर लेंगे तो अपने पास केवल एक यूनिट बचेगी, वो है सी यूनिट। और सी यूनिट में अपन पढ़ेंगे वितरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जैसा अपन ने देखना पिछले वीडियो में, जैसा आप अध्ययन करोगे, उनको देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि पहली जो यूनिट है वो संबंधित थी किससे, उपभोक्ता और उत्पादक से, ठीक है। दूसरी जो यूनिट है वह संबंधित है किससे, जनरली एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको, बाजार से। और तीसरी जो यूनिट है वह संबंधित है उत्पादन के साधनों से, उत्पादन के साधन, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। उत्पादन के जनरली 4 साधन होते हैं अर्थशास्त्र में, श्रम, पूंजी, भूमि और
उद्यमी। तो अपन जो सी यूनिट है उसमें पढ़ेंगे कि श्रम को जो मजदूरी मिलती है, मजदूर को जो मजदूरी मिलती है, पूंजी को जो ब्याज मिलता है, भूमि को जो लगान मिलता है, वो किस प्रकार मिलता है, उसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अपन ब्याज के सिद्धांत, लाभ के सिद्धांत, वो अलग से अध्ययन उनका करेंगे। और साथ ही सी यूनिट के अंदर अपन आर्थिक कल्याण क्या होता है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।